हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों आप लोग का एक आध दिन में 1-2 दिन के अंदर आपका साइंस का पेपर है, तो क्लास 9th के बच्चों का डिमांड था सर आपने साइंस कवर नहीं करवाया है। सो हम लोग चाहते हैं कि आप क्लास 9th के साइंस का जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको एक ओवरऑल एक शॉर्ट में रिवीजन करवा दें। और ध्यान से सारे बच्चे क्लास 9th के सुनेंगे। जो मैं आज आपको साइंस में जो भी फिजिक्स का चैप्टर है, जो भी केमिस्ट्री का चैप्टर है, मैं एक एक कर आपको सारे कुछ बताने वाला हूँ। तो जितने भी क्लास 9th के बच्चे हैं जिनका अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है, वो मेरे इस वीडियोस को एकदम ध्यान से जो मैं बोर्ड पे बताऊंगा ना, दिल से बाय हार्ट उसको याद कर जाना। और अगले दिन पेपर देकर आना तो मुझे या कमेंट सेक्शन बॉक्स पे ज़रूर रिप्लाई करना कि आपने सर जो पढ़ाया था वो हूबहू वही आया है। सबसे बड़ी बात कि जितने भी क्लास 9th के बच्चे का एग्ज़ाम हो चुका है मैथ का, उन्होंने अपना पेपर दिया है। अलग अलग स्कूल के पेपर आना मेरे पास शुरू हो चुके हैं, तो मैं एक एक कर आपको सारे क्वेश्चन सारे पेपर में करवाऊंगा। और मैं ये दिखाऊंगा कि जो आप लोग कहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कौन से स्कूल के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये रहा मेरे पास पेपर दोस्तों। तो सारे बच्चे कुछ बच्चों ने मुझे अपने अपने अलग अलग स्कूल के अलग अलग क्वेश्चन मैथ के भेजे गए हैं, है ना। और एक एक कर मैं दिखाना चाहूँगा आप सारे बच्चों को कि मैं आपको किस लेवल की टीचिंग करवाता हूँ, ठीक है ना। और जो भी बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं ना, वो काफ़ी स्टैंडर्ड स्कूल के पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग नज़र मार लीजिए जो भी मेरा पेपर है, ताकि आप लोग को समझ में आए। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखेंगे, मेरे पास है ये पेपर, है ना। तो थोड़ा सा मैं फोकस करवाऊंगा दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए। ये रहा पहला पेपर, संत माइकल हाई स्कूल पटना, और ये पेपर हुआ था 5/2/2022 को। 3 आवर का पेपर है। ये है मैथ का पेपर जो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सारे क्लास 9th के बच्चे आराम से जो है एक एक कर मैं ये पेपर डिस्कस करने जाऊँगा दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यान से आप लोग मेरे साथ सीखेंगे, जो कि साइंस के बाद मैं डिस्कस करूँगा। दूसरा जो स्कूल है वो है आपका ज्ञान निकेतन, है ना। ये एनुअल एग्ज़ाम है क्लास 9th का, जो 80 मार्क्स का आया था, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें जो है आपको डेट नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका है ज्ञान निकेतन का पेपर, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, सारे बच्चों का अलग अलग स्कूल का जो भी है उन्होंने भेजा है, ठीक है ना, क्लास 9th का। ये रहा ज्ञान निकेतन का। और अब है दोस्तों, ये है आपका, है ना, देखिए ध्यान से, दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये पेपर जो है मार्च 8 2022 को पूछा गया था। तो आप एकदम रेपुटेटेड जगह से पढ़ रहे हैं, जेन्युइन जगह से, है ना। तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट के साथ धोखाधड़ी नहीं होने दूंगा मैं जब तक मैं हूँ, ठीक है ना। तो अब आप लोग, है ना, थोड़ा सा साइंस का पेपर आप लोग मेरे साथ पढ़िए। उसके बाद जो भी मैं गेस क्वेश्चन दूंगा पढ़ाने के दरमियान, जिस पे मैं स्टार मार्क करूँगा, आपको उसको कंठ पे बैठा कर और उसे प्रैक्टिस कर जाना है। ये सारे पेपर मैं इस वीडियो के बाद एक एक कर सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। तो जो भी बच्चे संत माइकल के हैं, डीपीएस के हैं, या फिर आपके ज्ञान निकेतन के, ठीक है ना, वो सारे बच्चे अपना देख सकते हैं कि मैंने कितना सही किया और कितना गलत किया एग्ज़ाम में। प्लस ये भी सीखेंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, बहुत सारे स्कूल के भी बच्चे मुझे क्वेश्चंस भेजे नहीं हैं, ठीक है ना। तो बहुत जल्द जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों मेरे पास, मैं वैसे वैसे आप लोग को सारा क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आइए सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर रिवीजन के तौर पे उठाएंगे, जो आपके सेकेंड टर्म में है, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी। और याद रखिएगा ये रिवीजन का क्लास है दोस्तों, तो इसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इतना डिस्कशन करूँगा कि जो लड़का कभी जीवन में वर्क एनर्जी, है ना, चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, वर्क एनर्जी चैप्टर, है ना, तो वो भी सीखेंगे, ठीक है। वर्क एनर्जी ही ना है जी, हाँ, वर्क एंड एनर्जी, तो ये चैप्टर सीख जाएंगे अच्छे से।
सबसे पहले देखो और समझो मेरे पास, जैसे मान लो कि ये एक हॉरिजेंटल लेवल ऑफ ग्राउंड है और यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि 50 kg का है, ठीक है। अब एक लड़का यहाँ से यूँ इस पर फोर्स लगाया, मान लो फोर्स इसने दिया कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का। जैसे ही इस पर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ब्लॉक घसक कर यहाँ आ गया, 50 kg का ब्लॉक है ना। ये पॉइंट ए था दोस्तों, ये पॉइंट बी है। तो आपने क्या देखा कि सर जैसे ही इस पर फोर्स लगाना तो बॉडी में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। हेयर एस क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इसमें जब फोर्स हमने लगाया 10 न्यूटन का तो इसका पोजीशन ए से बी पे आ गया, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि इस इंसान के द्वारा वर्क डन हुआ। और ये जो वर्क डन हुआ दोस्तों, ये किसके बराबर होगा, जो फोर्स था वो और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो, उनका आप प्रोडक्ट ले लीजिए। तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरी बात, आप कब कहेंगे सर कि किसी बॉडी पे वर्क हुआ, है ना। समझो फिर से मेरे पास, अगर मान लो कि ये 50 kg का ब्लॉक है और ये लड़का इस पे जो है ना, फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है ना। तो हम बोलें इस केस में बताओ क्या वर्क डन हुआ, तो आप बोलेंगे सर कि वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन क्या हुआ, 0। क्यों, देखो वर्क डन साइंस के हिसाब से तभी कहेंगे जब बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद या ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के बाद उसका पोजीशन चेंज करे, मतलब उसका इनिशियल पोजीशन चेंज कर जाए। कहने का मतलब उस बॉडी में मोशन हो। फोर्स लगाने के बाद यदि मोशन हुआ, फोर्स लगाने के बाद बॉडी में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तभी आप बोलेंगे कि वर्क डन होगा उस केस में। लेकिन फोर्स लगाने के बाद बॉडी अगर रेस्ट में है, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो हमेशा याद रखेंगे कि वर्क डन क्या होगा दोस्तों, 0, ठीक है। अब यहाँ से मैं धीरे धीरे आपके चैप्टर को पढ़ाते चलूँगा, ठीक है, और समझाते चलूँगा। इसलिए ये रिवीजन क्लास है। आप लोग इस वीडियोस को बहुत प्यार से देखें और जो मैं करवाऊँगा, ठीक है ना, उसको आप ध्यान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले वर्क, ठीक है। देखो, व्हेन अ फोर्स is applied on an object and it displaces from its original position, ठीक है, then work इज सेट टू बी डन। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों कि इस केस में वर्क हुआ, ठीक है। दैट इज, है ना, वर्क बराबर होता है दोस्तों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आपका पूछेगा, वो पूछेगा सर एसआई यूनिट बताइए। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है ना। तो मुझे लगता है कि शायद बोर्ड ब्लर हो चुका है ना। तो आप लोग के लिए 2 मिनट हमको टाइम दीजिएगा ताकि मैं अच्छे से आपको देख लूँ कैमरा वर्किंग है कि नहीं। पता था कि बोर्ड पे जो लिखा है वो अब सही हो गया, ठीक है दोस्तों, है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप बोलेंगे सर जूल। दूसरा जो क्वेश्चन इससे दागा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन में दागने का मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि वर्क कैसा क्वांटिटी है। तो वर्क जो होता है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों, है ना। वर्क कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आगे चलते हैं और धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर की ओर। नेक्स्ट अगर पूछा जाए सर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वो क्या होगा। तो देखो सर, मान लो, है ना, कि इस तरह से मेरे पास सिचुएशन है, ठीक है, ध्यान देना। इस तरह से मेरे पास एक स्टेयर बना हुआ है, ठीक है ना, और एक लड़का यहाँ पे, है ना, अपने सर के ऊपर, है ना, सर के ऊपर नहीं कहोगे, ठीक है ना। अब ये लड़का इस स्टेयर पे चढ़ना चाहेगा। तो अब ये यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ आया। तो हो क्या रहा है कि लड़का तो ऊपर चढ़ रहा है दोस्तों। कहने का मतलब कि जैसे जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं तो एक सर्टेन हाइट पे ले गए ना। देखो ना, ग्राउंड लेवल से कितने हाइट पे है, h हाइट पे है। ग्राउंड लेवल से कितने हाइट पे है, h हाइट पे।
तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग जी कहते हैं, स्मॉल जी, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। किसको दोस्तों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस बॉडी का कुछ मास होगा ना दोस्तों, मान लेते हैं इस बॉडी का क्या मास है, m मास है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी अगर पूछेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा mgh होता है सर, क्या होता है, mgh। सारे फॉर्मूला को स्टार मार्क करते चलो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब किसी बॉडी को एक सर्टेन हाइट पे ले गया, लिफ्ट किया गया हो, ठीक है ना। तो उस समय हम क्या बोलेंगे कि उस बॉडी के द्वारा जो वर्क डन हुआ सर वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ, जिसकी वजह से वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा mgh, ठीक है। यहाँ तक 4 क्वेश्चन अभी तक आपके निकले हैं। चौथा आइए, वीडियो को पॉज करेंगे दोस्तों और धड़ल्ले से लिखते चलेंगे, ठीक है ना। नहीं समझ में आए ऐसा जीवन में कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप जितना भी कमज़ोर बच्चे है ना या जितना तेज है, सब बच्चा को सिखाऊंगा और सब बच्चा सीखेगा फिजिक्स, ठीक है। इसलिए आप टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। आराम से बस मेरे वीडियोस को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब हम लोग हेडिंग देंगे सर वर्क डन एट एन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एट एन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अब ये कौन सा सर है ना वर्क डन हुआ, तो देखो कुछ वर्क डन ऐसा होता है इंसानों के द्वारा जो एक सर्टेन एंगल पे होता है। जैसे मान लो कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, और ये मेरा एक इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है दोस्तों, ये मेरा एक इंक्लाइंड प्लेन है। तो इंक्लाइंड प्लेन कहने का मतलब जो कुछ एंगल बनाता हो हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल से। तो देखो यहाँ पे मैंने मान लिया कि एंगल क्या बना रहा है, थीटा। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों थीटा। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स एंगल, सिंपली याद रखेंगे। अब ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एग्जाम में जो आता है 3 ही वैल्यू पे ज़्यादा देगा, एक थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एक थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और एक थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जितने भी इंक्लाइनेशन के एंगल बनेंगे या तो 30 डिग्री पे देगा, या तो 45 पे देगा, या तो 60 पे देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। इसलिए आप पेशेंस रखेंगे और सॉल्व करेंगे। मान लो कि ये मेरा m मास का ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, इस पर हमने ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है ना, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ इसी फोर्स के डायरेक्शन में, इस फोर्स के डायरेक्शन में ही इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो s डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं सर। तो इस केस में जो वर्क डन होता है वो होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। क्या होता है दोस्तों, है ना, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, अब तो समझ में आ रहा होगा। तो ये होता है वर्क डन एट एन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अब थीटा की जगह 30 डिग्री होगा तो कुछ वैल्यू आएगा, थीटा की जगह 45 डिग्री होगा तो कुछ और आएगा, थीटा की जगह 60 डिग्री होगा तो कुछ और आएगा। और कई बार MCQ में थीटा बराबर 90 डिग्री पे भी पूछ देता है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, सारे वैल्यूज़ को याद रखने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0 होता है दोस्तों, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है ना। आप सारे बच्चों से अनुरोध है, ठीक है ना, कि आप इस टेबल को कंठ पे बैठा लीजिए, नहीं तो एग्ज़ाम में आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर 30 डिग्री पे अगर पूछेगा तो आंसर याद रहना चाहिए। cos 30 कितना होता है दोस्तों, √3/2। cos 45 कितना होता है, 1/√2। cos 60 कितना होता है, तो हम बोलेंगे 1/2। और cos 90 कितना होता है, 0, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप स्टार मार्क कर लेंगे। अभी तक आपके सामने मैंने 3 फार्मूला रखा सर। पहला फार्मूला मैंने रखा वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा फार्मूला मैंने रखा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो कि mgh था। और तीसरा फार्मूला रखा वर्क डन एट एन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो कि होता है fs cos थीटा। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ रहा होगा। अब आइए मेरे साथ साथ
है ना। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, या वीडियो को पॉज करें, क्योंकि मैं इसको रब कर कर नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। आइए स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। सर अब हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है ना, वो पढ़ना है दोस्तों, थोड़ा गर्मी बढ़ गया, 1 मिनट। चलिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, है ना। होता है क्या ना दोस्तों, लाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से, है ना, गर्मी का टाइम आ ही गया है ना। आइए चलिए, कुछ देर के बाद ठंडा आ जाएगा रूम, तो पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। टीचर को ठंडा रहना चाहिए क्या, है ना। एक तो ऐसे ही गर्मी है, आइए, मेहनत लगता है दोस्तों, इस वजह से आपको कहते हैं कि थोड़ा सा वीडियोस पे आप लोग अपना प्यार जरूर दिया करेंगे। कोई बात नहीं। आइए, अब यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन 3 ठो आपको निकल कर आएगा, है ना। वो भी आएगा MCQ में निकल कर आएगा, इसलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे। सर वर्कडन होता है ना, ये जो वर्कडन है, ध्यान देना सारे बच्चे, ध्यान देना। ये लंबा क्लास चलेगा दोस्तों, जिस तरह से मैंने सर्किल का किया था, है ना, लेकिन थोड़ा लेट करने की वजह से, है ना, वो अधूरा रह गया। कोई बात नहीं। देखो, कोई भी वर्कडन होता है ना सर, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है, या तो वर्कडन निगेटिव हो सकता है, या तो वर्कडन 0 हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, तो देखिए मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और बॉडी का भी डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हम कहेंगे वर्कडन पॉजिटिव होगा। मैंने फोर्स लगाया है सर इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हो रहा है जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं उधर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ना होकर उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वर्कडन क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ पढ़ने का अभी कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए सर फोर्स जो है ना वो परपेंडिकुलर है किसके, है ना, डिस्प्लेसमेंट के, तो उस केस में आपका क्या होगा, वर्कडन 0 होगा। तो यही चीज 3 क्वेश्चन एग्जाम में निकल कर आते हैं। वर्कडन इज पॉजिटिव इफ द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जिधर आपने फोर्स लगाया बॉडी का भी मोशन फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो वर्कडन पॉजिटिव होगा। सर वर्कडन निगेटिव कब होगा, जिधर आपने फोर्स लगाया, ठीक है ना, और बॉडी का मोशन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जब होगा, तो वर्कडन निगेटिव होगा। और सर वर्कडन 0 कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा हो, 90 डिग्री का, ठीक है। तो कभी भी याद रखिएगा, फोर्स हम ऐसे लगाएं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लगाएं, तो बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का। तो कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हमेशा याद रखेंगे सर क्या होता है दोस्तों, वर्कडन 0 होता है। अब आप कुछ लड़के बोल रहे होंगे सर ये कैसे आया, ठीक है ना। तो देखो, आपने अभी पढ़ा था सर वर्कडन बराबर होता है FS cos थीटा के, है ना। तो अब अगर देखिए ध्यान से कि सर यहाँ पे थीटा का वैल्यू, है ना, अगर मैंने मान लो ये पॉइंट A है, इधर मैंने फोर्स लगाया F, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो इन दोनों के बीच में देखो तो एंगल कितना है, 180 डिग्री है दोस्तों, 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे जैसे ही तुम थीटा का वैल्यू 180 रखोगे ना, तो ये F इंटू S इंटू 180 डिग्री लिखोगे, cos 180 डिग्री। अरे हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल। अब यहाँ F इंटू एस और cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो देखो वर्कडन क्या आ गया, निगेटिव आ गया दोस्तों, ठीक है ना। F इंटू एस निगेटिव आया वर्कडन। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर परपेंडिकुलरली होता है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखो, तो वर्कडन बराबर क्या पढ़े हो हमसे, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, F इंटू एस और कॉस और थीटा की जगह कितना डिग्री, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और कॉस 91 होता है कि 0 होता है। तो सर ये होता है F इंटू एस इंटू 0 और समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0, द इंटायर वैल्यू कम्स टू बी 0। इस वजह से वर्कडन इस केस में कितना होगा, 0 होगा। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत खूबसूरत से निकल कर आते एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़िए और पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ, ठीक है ना। थोड़ा सा अपना टाइम लेना है तो ले लो, मैं हट जाता हूँ। देखना दोस्तों, सर आपने वर्कडन का पोस्टमार्टम कर रखा है ना। तो मैंने पूरा का पूरा वर्कडन के बारे में आपको A to Z बातें बता रखी है दोस्तों। अब वर्कडन में कुछ भी नहीं बचा थ्योरी के नाम पे, ठीक है ना। अब जो भी बचा वो न्यूमेरिकल बचा है, तो मुझे पहले थ्योरी सारा एक्सप्लेन करने दो,
है ना। उसके बाद मैं एक एक कर सारे न्यूमेरिकल का गर्दा छुड़ा दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना, आप आराम से खाली वीडियो को पढ़ो बिना स्किप किए हुए। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मिस कर देंगे। इसलिए मुझे एक ही रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को स्लोली आप आराम से जैसे मैं सेशन ले रहा हूँ वैसे पढ़िए, तब पढ़ने का फ़ायदा है। जैसे अब आपका जो चैप्टर का टॉपिक है वो है आपको एनर्जी के बारे में पढ़ना। एनर्जी क्या होता है? द एबिलिटी, है ना, चाहे ऐसे लिख लो, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अब देखो सर, है ना, अगर मान लो तुम ही सोचो ना कि अगर ये 50 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है और एक लड़का इस पर लगातार फोर्स लगा रहा है, तो भाई जब ये फोर्स लगाएगा और फोर्स लगाने के बाद अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या ये इंसान थकेगा कि नहीं थकेगा? आखिर ये फोर्स कैसे लगा रहा है? तो जो भी इसने फूड कंज्यूम किया उससे उसको क्या मिला? ब्लड में एनर्जी, और वो एनर्जी ये खर्च छोड़ा है। एक समय ऐसा आएगा कि इसका मेरे तरफ से पसीना छूटेगा, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मेरी एनर्जी लॉस हो रही है? आप बोलेंगे हाँ सर हो रही है ना। तो जब कोई इंसान कंटिन्यूअस वर्क करे तो उसके साथ साथ उसकी एनर्जी क्या होती है दोस्तों? वो भी ख़त्म होना शुरू होती है। बात समझ रहे हैं ना। तो जब भी कोई इंसान वर्क करेगा तो उसका एनर्जी भी रिलीज होगा, जिससे वो इंसान थक जाता है। फिर से वो क्या करेगा? उसको प्रॉपर डाइट चाहिए, फिर वो भोजन खाएगा, फिर वो काम पे लगेगा। आप बात समझ रहे हैं ना। तो एनर्जी की वजह ही से ही हम लोग कोई वर्क को कर पाते हैं। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो आप अगर 50 kg का वो ब्लॉक को अगर आपको मूव करना है तो आप मूव कर पाइएगा? आपके पास क्षमता ही नहीं है, आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है काम करने का। आप बात समझ रहे हैं ना। तो ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप पूछेंगे सर एसआई यूनिट क्या होता है एनर्जी का? तो अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन निकल कर आता है कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? तो आप क्या बोलेंगे सर? इसका भी एसआई यूनिट जूल होता है, जिसको हम लोग कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा कि सर आपको सर यहाँ पढ़ना है एग्जाम में, आपके दो ही टाइप्स के इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी में आपको दो तरह के पढ़ने हैं दोस्तों। एक आपको पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा जो आपका टाइप पढ़ना है वो पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी स्टूडेंट? तो आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देना, सारे बच्चे सीखो, प्यार से सिखा रहा हूँ, सीखते चलो, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि सिलेबस कंप्लीट कराया और बच्चों को भगा दिया, है ना। यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा ना तो उससे को पढ़ने को सब पढ़ता है, सब लोग पढ़ता है, लेकिन कौन कितना बार रिवीजन करता है, कौन इंस्टीट्यूट, कौन कोचिंग संस्थान या कौन टीचर, वही टीचर बेस्ट होता है जो पढ़ाने के बाद आपको एक प्रॉपर तरीके से रिवाइज करवाए, आपको बताए कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक को छोड़ देना चाहिए जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ने के लिए सब चीज़ पढ़ो, ठीक है ना। हालांकि मैं ये चैप्टर आपको इससे पहले यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन है ना आप लोग का बस डिमांड था कि सर साइंस का पेपर आ रहा है, थोड़ा सा रिवीजन करवा दो। तो आओ प्यारे बच्चों, सारे लोग प्यार से सीखो काइनेटिक एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी में क्या बोलेंगे? द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, या फिर इसको अगर थोड़ा ढंग से लिखना चाहेंगे तो आप अच्छे से लिखो ना, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन की वजह से जो भी बॉडी के द्वारा एनर्जी पॉजेस्ड होता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो याद रखेंगे, जैसे मैं अभी यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ तो आप बोलेंगे सर अभी मेरे पास कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अब मैं यहाँ के रुक गया, ठीक है ना। तो मेरे पास जो अभी एनर्जी पॉजेस्ड है वो ड्यू टू, है ना, किसके कारण? स्टेशनरी के कारण या ड्यू टू द पोजीशन ऑफ रेस्ट के कारण। तो वहाँ पे कौन सा एनर्जी आएगा दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अभी चूंकि हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकली
आप याद रखेंगे सर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 हाफ mv², है ना। अब यहाँ मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना एकदम ब्रह्मा का लकीर है, उसको समझ कर तुम एकदम याद कर जाओ, ठीक है ना। अब इससे क्वेश्चन बहुत खतरनाक निकल कर आता है। मैं एक एक कर सारे क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या पूछा जाएगा? काइनेटिक एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसा कि आप इस फार्मूला में राइट साइड देखिए, एक है मास और दूसरा क्या है? वेलोसिटी। तो जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ, एम क्या है दोस्तों? मास ऑफ द बॉडी है। अच्छा सर, वी क्या है दोस्तों? तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है दोस्तों वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, 2 फैक्टर्स। और ये सारे एमसीक्यू में निकाल रहा हूँ दोस्तों। पहला मास ऑफ द बॉडी पे, मास ऑफ द बॉडी पे, और दूसरा किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे। अरे यार, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन आपका ये दागेगा एग्जाम में कि बताओ भाई वो कौन सा दो फैक्टर है जिस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है? तो मास पे और वेलोसिटी पे। अब आपको देखना है कि सर एग्जाम में जो एमसीक्यू आता है ना, वो और क्या क्या आता है। आइए एक एक कर मैं सारे चीज़ों को आपके सामने बताता चल जा रहा हूँ, ध्यान देना। नंबर 2 क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा दोस्तों? आपसे ये पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी, देखो ध्यान से रिलेशन पहले, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास ऑफ द बॉडी पे। कहने का मतलब अगर बॉडी का मास जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही बढ़ेगा। बॉडी का मास जितना घटाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतना ही से घटेगा। डायरेक्टली मतलब क्या चीज़ है ना, डायरेक्टली मतलब क्या चीज़? आप सोचिए, अगर आप बाइक चलाते हैं या आप बच्चे हैं तो आप मान लीजिए अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप साइकिल चलाते हैं, आप पैडल को जितना तेज़ी से मारिएगा तो गाड़ी का, साइकिल का स्पीड भी क्या होगा? उतना ही फास्ट होगा। और आप अगर पैडल को स्लोली अगर मारेंगे तो साइकिल भी आपका स्लोली मूव करेगा। बात समझते हो ना? इसी को कहते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, समझ रहे हो ना? तो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि अगर बात बोलिए कि अगर बॉडी के मास को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा? क्या बोला? मास को डबल करना। तो आप चुपचाप जो है ना कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये रिलेशन याद रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। क्वेश्चन में बोला कि मास को डबल करो, तो कुछ नहीं करो, है ना, मास की जगह क्या करो? डबल कर दो, ठीक है ना। तो तुम क्या देखें कि सर जब हमने मास को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स हो गया? आप बोलेंगे 2 टाइम्स। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सर अगर मास को हम लोग हाफ कर दें, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लो भाई, हाफ कर दिए, मास को क्या कर दिए? हाफ कर दिए, तो इसको ढक लो, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया? 1/2 हो गया। बात समझ रहे हो दोस्तों? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी मास को हम लोग ट्रिपल कर दें, तो लो भाई ट्रिपल कर दो, अब m को ढक लो, तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स हो गया। समझ रहे हैं दोस्तों? अब कहेगा कि काइनेटिक एनर्जी मास को हम लोग क्या कर रहे हैं सर? 1/4 कर दो, 1/4, तो लो भाई मास को 1/4 करके मास को ढक लो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 1/4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? मैं लैंग्वेज में आप लोग को नहीं लिखा रहा हूँ, है ना, मैंने यहाँ कोई लैंग्वेज नहीं लिखा, मैंने यहाँ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के आधार पे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, डबल कर देंगे मास को, हाफ कर देंगे, थ्राइस कर देंगे, 1/3 कर देंगे, 1/4 कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे, आप बस वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और m को ढक लो और देख लो कि आंसर क्या आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो जो बच्चा पढ़ लिया सो वो भाई गंगा नहा लिया, ठीक है ना। साल भर नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, बस ये वीडियो चाहे 1 घंटे का हो चाहे 1.5 घंटे का हो, ढंग से इसको पढ़ के याद करो और चले जाओ एग्जाम में। काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है सर? तो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है और बहुत बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी का संबंध, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ कैसा है? स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में पहला क्वेश्चन दागेगा कि बताइए सर अगर वेलोसिटी को डबल कर दें, क्या कर दे? वेलोसिटी को डबल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा? तो v के जगह पे कुछ नहीं करो, 2v कर दो, डबल कर दिए ना वेलोसिटी को, और इसका स्क्वायर करो और सॉल्व करो थोड़ा सा। 2 का स्क्वायर आएगा 4 और v का स्क्वायर आएगा v²। अब v² को दाब लो,
काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया दोस्तों, 4 टाइम्स हो गया। कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अगर सर हम लोग वेलोसिटी को हाफ कर दें, हाफ, तो भाई कुछ नहीं करो, v की जगह 1/2 भी रख कर होल स्क्वायर कर दो। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। काइनेटिक एनर्जी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और वेलोसिटी का स्क्वायर v स्क्वायर आएगा ना। देखो v स्क्वायर को ढक लो, कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी, 1/4 हो गया। बात समझ रहे दोस्तों, अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी को, ये वेलोसिटी को मैंने हाफ किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या आया, 1/4 आया। ये सारे क्वेश्चन है, जो बच्चा ढंग से अगर पढ़ने वाला होगा, गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 9th का, है ना। छटपटाओ मत इधर उधर, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते चलो। ये सारे क्वेश्चन हैं, जब अगर तुम हमसे पढ़ने के बाद अपने टेक्स्ट बुक को खोलोगे और तब अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि कितना खतरनाक तरीके से हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, ठीक है ना। A to Z टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ, कोई बकवास नहीं। बात समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक। आगे बढ़िए। अगर तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि सर वेलोसिटी को मैंने 3 टाइम्स कर दिया, तो कुछ नहीं करो, v के जगह पे 3v रख के होल स्क्वायर कर दो और यहाँ पे तुम तुरंत पा जाओगे 3 का स्क्वायर 9 और ये v स्क्वायर को ढक लो, कितना टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स हो गया। तो इस तरह से 2 टाइम्स कह देगा, वेलोसिटी को डबल करने पे क्या होगा, वेलोसिटी को हाफ करने पे क्या होगा, वेलोसिटी को 3 टाइम्स करने पे काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, वेलोसिटी को 1/4 करने पे क्या आएगा। आप समझ रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी से अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बना लेंगे। अब पूरे, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम में आपका एक ही थ्योरम है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, डिराइवेशन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। उसको सर हम लोग कहते हैं एक वर्क एनर्जी थ्योरम। उसी वर्क एनर्जी थ्योरम को थोड़ा सा 2 लाइन और इलाबोरेट कर दोगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² 4 नंबर में क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए आता है। अब सारे बच्चे ध्यान से आप लोग मेरे साथ साथ सीखेंगे, सो प्लीज टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरह से पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। कई स्कूल क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि डिराइव द रिलेशन काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। कई स्कूल के पेपर में आप देखेंगे कि क्वेश्चन ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो अभी तक आपने पढ़ा था हमसे कि सर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, उस पर जो भी MCQ निकल रहे थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर काइनेटिक एनर्जी का डिराइव कीजिए, कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ mv² होता है। तो कैसे डिराइव करेंगे, एक सुंदर सा प्यारा सा फिगर बनाएंगे आप इस तरह से राइट साइड में। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है जिसका मास mkg है, इस पर हमने F फोर्स लगाया। जैसे ही इस पे F फोर्स अप्लाइड किए ना, तो ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव करना शुरू किया और पॉइंट B पे जाके ये रुक गया, है ना, समझ रहे हैं। और ये रुका नहीं यहाँ पे, यहाँ से ये मूव कर रहा है फाइनली, है ना। इसका फाइनल वेलोसिटी जो है पॉइंट B पे क्या है, v है, ठीक है। और A से B तक ये बॉडी डिस्प्लेस किया s डिस्टेंस के द्वारा, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया s से। ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव कर आया और फाइनल वेलोसिटी अटेंड कर लिया b। तो आपको एग्जाम में इतना सारा चीज़ जो है ना, छोटा सा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप डिराइवेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आपको 4 नंबर देगा, तो जाहिर सी बात है आपको लिखना पड़ेगा कि आपने फिगर में क्या क्या किया है। तो आपने फिगर में क्या किया, कुछ नहीं किया सर। कंसिडर्ड किए हम लोग एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, ठीक है। अ फोर्स F, एक फोर्स है F इज अप्लाइड ऑन इट विच डिस्प्लेसेड इट थ्रू अ डिस्टेंस s एंड अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी v। अब यहाँ पे हम लोग इसका सर सॉल्यूशन करेंगे। सिंस यहाँ लिखेंगे कि सर वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या जानते हैं दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन भाई साहब जो है वो 3 गो लॉ दिया था इक्वेशन ऑफ मोशन का। पहला v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरा लॉ उन्होंने दिया था s बराबर ut प्लस हाफ at², और तीसरा उन्होंने बताया था कि सर v² माइनस u² बराबर होता है 2as के। तो हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन में से हम थर्ड वाले को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, थर्ड वाले को, क्योंकि हमको फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है और s मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है।
इस इक्वेशन को क्यों नहीं उठाएं, क्योंकि इसमें टाइम है सर। इसको क्यों नहीं उठाएं, क्योंकि इसमें भी टाइम है सर। लेकिन यही थर्ड इक्वेशन एक ऐसा है जिसमें कोई टाइम का चर्चा नहीं किया है। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग थर्ड इक्वेशन को आराम से यूज करो, यहां पे ध्यान देना दोस्तों। आइए थर्ड इक्वेशन, सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर होता है 2as के। अब यहां से तुम s का वैल्यू निकालोगे तो ये 2a इसमें मल्टीप्लाई ना है। देखो कुछ बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा, तो भाई ध्यान से समझो। सर ये s का वैल्यू निकालना है हमको, तो s बराबर और करके लिख दो, s बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एलएचएस साइड था, ये 2a मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2a से, और इसको आप लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है दोस्तों। नाउ ऑल्सो वी नो दैट, हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि फोर्स बराबर होता है m इंटू ए, और इसको मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आप देखिए कि पहला इक्वेशन में सर फोर्स है, आपने फोर्स का वैल्यू निकाल लिया m इंटू ए, फिर क्या है s है, डिस्प्लेसमेंट है, तो आपने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का ही वैल्यू निकाल लिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, काम खत्म। तो अब आप क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s एंड f इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, है ना। ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं ये सब मिटा रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करना, उसके बाद तुम अच्छे से लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ सर, तो अब इस इक्वेशन का हमको इस्तेमाल करना है ना, तो देयरफॉर यहाँ पे कर अब यहाँ से लिखेंगे, ये सब हटा देंगे। सर यहाँ से लिखो वर्क बराबर, फोर्स का वैल्यू कितना आया था, तो आप बोले थे सर m इंटू ए, और s का वैल्यू कितना निकाले आप, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। बोलो a से a कट जाएगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो फाइनली वर्क डन आया, ये 1/2 नीचे रहा, इंटू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है ना। इसको स्टार कर लो दोस्तों, है ना। इसी को कहते हैं दिस इक्वेशन इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। तो कई बार, है ना, आपको अगर एग्जाम में पूछेगा कि डिराइव कीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम, या पूछा जाएगा कि व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आपको यहाँ पे आके फुल स्टॉप रुक जाना है, ठीक है ना। लेकिन आपको तो कह रहा है कि नहीं डिराइव कीजिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², तो एक स्टेप बस इसी के आगे बढ़ना रहता है ना। तो आप लोग अच्छे से लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट, और वीडियो को पॉज कर ठीक है, मज़ा लेते रहो यार वीडियो का, ठीक है। हाँ, ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे इसके बाद की कहानी। एक मिनट, है ना। तो आप लोग यहाँ से लिखेंगे, रुक जाओ जगह में बना जो, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, दैट इज क्या बोलेंगे सर, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझे दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे सर, टोटल वर्क जो होगा, ये जो आपका टोटल वर्क आया, ये क्या आया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे चेंज कैसे निकालते हैं, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे निकालते हैं। तो सर अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी मालूम है, अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, याद रखना कभी भी अगर आपको u मालूम है और v मालूम है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, के ई, इसको कहते हैं डेल्टा, इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, डेल्टा। डेल्टा मतलब फिजिक्स में क्या समझा जाता है, चेंज, ठीक है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर दिक्कत है तो ऐसे लिखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² और इनिशियल का 1/2 mv²। 1/2 m कॉमन लोगे तो बताओ v² माइनस u² आएगा, हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो कि होता है डेल्टा के ई, ठीक है। तो यही देखो, तो यही ना चीज़ है यहाँ पे दोस्तों, 1/2 mv² माइनस u²।
तो याद रखना ये जो मैं ब्रैकेट के अंदर यही लिख रहा हूँ कि टोटल वर्क डन जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2m कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बच जाएगा v² माइनस u²। लेकिन अब यहाँ से एक बात तुम बताओ, हमें तो प्रूफ करना है सर कि काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना, 12mv²। नाउ अब आप लोग इसके बाद की कहानी यहाँ से लिखेंगे नाउ करके। नाउ हम क्या बोलेंगे सर, इफ़ इनिशियल वेलोसिटी जो कि आपका क्या था दोस्तों, u था, ये बराबर 0 रख दो, इस फॉर्मूला में u बराबर 0 रख दो, तो आपका वर्क डन जो आएगा, टोटल वर्क डन जो आएगा वो 1/2m v², और ये तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला आ गया 1/2m v²। ठीक है दोस्तों, और यही वर्क डन जो होता है, दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क डन किस में चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो देयरफॉर आपका काइनेटिक एनर्जी का डिराइवेशन आ गया 1/2 mv²। ठीक है ना, हेंस क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। तो ये 4 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 4 मार्क्स का। ठीक है ना, कई जगह पे कहेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम को बताइए, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो आप कहेंगे सर कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, जो ब्रैकेट के अंदर है दोस्तों, टोटल वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज, है ना, वर्क बराबर 1/2 mv² माइनस u²। मैथमेटिकली आप समझ रहे हैं। और लेकिन आपको अगर काइनेटिक एनर्जी प्रूव करने के लिए आएगा तो कुछ नहीं करना, इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर देना, ये u खत्म हो जाएगा और बच जाएगा 12 mv²। यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपका यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का पूरा, है ना, सुपड़ा एकदम साफ हो गया। ठीक है ना, जितने तरह के क्वेश्चन निकलते थे काइनेटिक एनर्जी से वो सारे आपको मैंने करवा दिए। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। सारे बच्चे 9th के डरना नहीं यार, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना एकदम आंख बंद करके विश्वास करो। ठीक है, कितने टीचर को देखे हो, है ना, कि किसी पर्टिकुलर स्कूल के क्वेश्चन को लाकर तुम्हारे सामने दिखा रहा हो। ठीक है ना, ईमानदारी से बताना, बहुत कम। कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल, है ना, आप देखे हैं, आप बोलेंगे नहीं सर, है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे चैनल पे हैं, है ना। अगर वीडियोस को अभी आपने अगर यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, ठीक है ना, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए ई गुरुकुल एकेडमी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिए, ताकि जब जब ई गुरुकुल एकेडमी की तरफ से कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। नाउ सेकेंड जो टाइप हमको पढ़ना था सर, वो पढ़ना था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी को दोस्तों P.E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। हाँ देखो, तो आज के बाद से याद रखना सर, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो वही जो आप पढ़े थे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और एग्जाम में अगर आएगा सर व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो हम कहेंगे सर एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, इस पोजीशन ऑफ रेस्ट। ठीक है ना, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सर। अब बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी कैसा क्वांटिटी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा क्वांटिटी है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा तो स्केलर क्वांटिटी। इससे पहले काइनेटिक एनर्जी आया था, वो कैसा क्वांटिटी था, तो काइनेटिक एनर्जी भी सर कैसा क्वांटिटी है, तो याद रखेंगे सर ये भी स्केलर क्वांटिटी ही है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं। ठीक है। दूसरा सर ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, दोनों का मैं यही डिस्कस कर दे रहा हूँ। ऐसा यूनिट वो होता है जूल। ठीक है दोस्तों। अब बोलेंगे सर बिल्कुल सर
ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला ख़त्म, इसको भी आप स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो सर, अगर एग्जाम में पूछता है पोटेंशियल एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और एच पे डिपेंड करता है, कितना से कितने हाइट से उसको डिस्प्लेस किया गया। ठीक है, समझ रहे हो। अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो हाइट की बात करेंगे, और अगर हॉरिजॉन्टल में ले जाएंगे तो भी हम लोग एच की ही बात करेंगे। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो आपका सर टोटल काइनेटिक एनर्जी खत्म, टोटल पोटेंशियल एनर्जी खत्म। अब एक इनके बड़े भाई साहब आते हैं जिनका नाम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर इट इज द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसी को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। दैट इज मैकेनिकल एनर्जी बराबर बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी और प्लस का कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी। सारे बच्चे ध्यान से इसको लिख जाएं। ठीक है, अब आइए सर, बहुत सारा चीज़ आप छोड़ दिए जो डिफाइन करने के लिए पूछे जाएंगे एग्जाम में। किस चीज़ के लिए, डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था सर वर्क डन बराबर होता है सर F इंटू एस। वर्क का ऐसा यूनिट बोलो तो क्या होता है, जूल, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 जूल। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, 1 न्यूटन, तो आप यहाँ लिखेंगे न्यूटन। और एस माने डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, तो आप लिखेंगे 1 मीटर। तो एक रिलेशन आपके एग्जाम में ये भी खूब देता है ना, कि 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और यहीं से आपको कहा जाएगा कि डिफाइन कीजिए 1 जूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि 1 जूल को डिफाइन कीजिए। कब कहेंगे कि वर्क डन 1 जूल हुआ, जब किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पे बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना दोस्तों, वो अगर 1 मीटर का होगा। फिर समझना, 1 न्यूटन का फोर्स लगाए, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का, तो हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। बात समझ गए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब बोलेंगे सर ये तो आपका एनर्जी का भी आपका खत्म हो गया, सारा कुछ एनर्जी खत्म। इससे बाहर अगर आ गया पेपर में तो मेरे सामने पेपर निकालना और फाड़ देना। ठीक है ना, अगर आ गया इससे बाहर तो इतना मैं ओपनली कह रहा हूँ, फाड़ देना। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो भी अभी तक मैंने आपको अभी तक पढ़ाया एज अ रिवीजन क्लास में। अब हम लोग ताबड़तोड़ सर प्रैक्टिस करेंगे जितने भी सारे न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सो आप लोग प्लीज टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सर आपने सारे थ्योरी को बता दिया, जो जो आपके एग्जाम में थ्योरी पूछे जाते हैं, कहीं से कोई भी पोर्शन मैंने नहीं छोड़ा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं दोस्तों। विश्वास करना है तो करिए, नहीं करना है तो 2 दिन के बाद आप हमसे मिलिएगा। ठीक है ना, और आप बताइएगा, ठीक है ना, कि सर जो लड़का पढ़ लिया आज का क्लास, समझो कि उसका फिजिक्स में इस चैप्टर में तो कहीं जीवन में दिक्कत नहीं होगा। पहला न्यूमेरिकल कहता है दोस्तों, हाउ मच वर्क इज डन बाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। देखो, जिस लड़का का यूनिट के बारे में पकड़ है ना, तो उसको लैंग्वेज समझ में आता हो, कितना भी थोत से थोत बच्चा कहे ना हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कितना मूर्ख से मूर्ख बच्चा कहे ना हो, है ना। आप बस जैसे मैं न्यूमेरिकल अगर सिखा रहा हूँ, अगर आप वाकई में जैसे मैं सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं, तो मजाल नहीं है कि एक भी न्यूमेरिकल बच्चा से छूट जाएगा एग्जाम में। चूँकि 9th में आप पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा टारगेट रहेगा न्यूमेरिकल। कम से कम आपको 3 से 4 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कैसे मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल का सॉल्व करवाता हूँ, उस पर ध्यान देना। सबसे पहले लिखना सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे गिवन, कि गिवन क्या है मेरे पास, पता है ना, ये क्या है, न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, इसका मतलब फोर्स दिया हुआ है। और निकालना है क्या चीज, हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन को क्वेश्चन टैग दो, जो निकालना है उसको क्वेश्चन टैग दो। फोर्स कितना लिखा हुआ है, फोर्स कितना न्यूटन, 10 न्यूटन लिख दे। मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ कितना मीटर, मीटर किसका होता है दोस्तों, यूनिट डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ एस दे दिया है 1 मीटर, और ये मीटर में, ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, मीटर में है। तो आपसे पूछा गया कि वर्क डन बताइए, तो सिंस हम लोग जानते हैं सर वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देयरफॉर फोर्स के लिए जगह पे आप लिखेंगे 10 और डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखेंगे 1।
मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क बराबर आ जाएगा 10, और वर्क का एस यूनिट क्या होता है तो आप बोलेंगे जूल, आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वर्क डन। सर मेरे साथ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन, ठीक है, क्या निकालना है सर, वर्क डन। तो वर्क डन को क्वेश्चन टैग दिया, इन लिफ्टिंग केजी, किस केजी, केजी किसका मास होता है, किसका एसआई यूनिट होता है, केजी, तो आप बोलेंगे मास का एसआई यूनिट केजी। तो जहाँ भी केजी देखो, ग्राम देखो, इसका मतलब वो एम का वैल्यू दिया हुआ है, और ये हमेशा केजी में ही होना चाहिए। अगर ग्राम में है तो 1000 से भागा दे देना। तो कहता है कि हाउ मच वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ कितना मीटर, 6 मीटर दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ हाइट दिया हुआ है, साफ साफ लिख रहा है एच माने हाइट कितना है, 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। और ब्रैकेट में दिया हुआ एक जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी भी mgh मालूम है तो अभी आपको मैंने बताया था वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है, mgh। जहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, यही फॉर्मूला, ठीक है ना, mgh पुट कर दो। मास कितना है दोस्तों, आप बोलेंगे सर 200, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और h दिया हुआ था 6, गुना करो 6 2 जा 12, 1 2 3 शून्य बैठा दो, ये हो गया जूल। ठीक है ना, और कोई लड़का अगर किलो जूल में देगा तो और करके भी लिख सकते हो, सर इसको 1000 से भागा देंगे तो 12 किलो जूल, है ना। तो जो लड़का जूल में लिख रहे हैं उसका भी आंसर सही, किलो जूल में लिखते हैं तो अगर कोई बड़ा वैल्यू आता है ना तो उसको 1000 से डिवाइड करके लिख दो किलो जूल में। लेकिन अगर जूल में भी छोड़ देते हो तो किसी टीचर का हैसियत नहीं है कि वो नंबर काट लेगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। तो आप आंसर जूल में दे या किलो जूल में दे, दोनों बच्चे के आंसर सही माने जाएंगे। प्लीज टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कोई बच्चे डरेंगे नहीं। आराम से पेशेंस रखिए और सीखते रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पढ़ो आराम से। पहले एक बार पढ़ो क्वेश्चन, स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ो, और नज़र में रखना कि सब, है ना, क्वांटिटी का ऐसा यूनिट सेम है या नहीं। अगर ऐसा यूनिट में गड़बड़ है तो उसको चेंज करेंगे। जैसे कहा जा रहा है अ कार वेगिंग 1000 kg, मास ऑफ कार मालूम है तो आप गिवन लिखिए फटाफट, है ना, जो मालूम है लिखते चलो। मास मालूम है 1000 kg, और केजी में मास है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ो। एंड ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर डी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। क्या बोला कि सर एक कार जो है 1000 किलो का है, वो सर ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्मली कितना मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और फिर धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता चला गया और फाइनली वो कार रुक गया। अब याद रखना, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर ये यू दिया हुआ है कि भी दिया हुआ है। तो ऐसे बच्चों को जिसको समझ में नहीं आता है कि यू दिया हुआ कि भी दिया हुआ है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ट्रिक लिख रहा हूँ। किसी भी वर्ड के एंड में आईएनजी लिखा हुआ है तो समझ जाना वो इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है। किसकी वेलोसिटी की बात कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी की बात। कभी भी अगर ब्रेक अप्लाई होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या लोगे, अपने मन से 0। कहीं भी अगर स्टॉप वर्ड लिखा हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी क्या लोगे, अपने मन से 0। समझ में आया। तो ये दो चीज़ याद रखो। बाकी आपको लैंग्वेज समझ में आए नहीं आए कोई मतलब नहीं, आईएनजी है ना जी, क्या है, तो ये यू का वैल्यू है सर 30 मीटर पर सेकेंड। कार क्या हो रहा है दोस्तों, स्टॉप कर रहा है ना, तो स्टॉप करने पे तो फाइनल वेलोसिटी 0 ही होगा, तभी तो कार रुकेगा। आगे बढ़ो सर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस की बात कर रहा है, कितना मीटर, 50 मीटर। ऐसा मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द फोर्स, आपसे पूछा गया फोर्स बताओ सर, ब्रेक के द्वारा कितना फोर्स लगा गया, और वर्क डन बताओ ब्रेक के द्वारा, मतलब दोनों चीज पूछ दिया, ठीक है ना। अब लड़के यहीं पे देख के डर जाते हैं, भाई मेरे से पढ़ रहे हो ना, डरो नहीं, एक एक चीज़ दिमाग में छाप दूंगा। सर फोर्स कह रहा है निकालने के लिए ना, और फोर्स कब होता है, निकलता है जब हमको मास मालूम हो, एक्सेलरेशन जो बोले ना उसका फॉर्मूला लिखो रफ में, m इंटू ए। और वर्क डन कब निकलता है, जब फोर्स इंटू क्या मालूम हो, s। ठीक है, तो कहने का मतलब सर मेरे पास इस क्वेश्चन में मास मालूम है, एक्सेलरेशन तो मालूम ही नहीं है। तो जब भी याद रखना क्वेश्चन में u आ गया, v आ गया, t आ गया, s आ गया, तो वहाँ पे न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगे और उनको यूज़ करना होगा। और जब टीचर को अच्छा सवाल देना होगा,
जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं यहाँ पटना में, और वो आपको इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं, जहाँ पे वो टीचर एक ही न्यूमेरिकल से ये भी चेक कर लिया कि डिड यू हैव द नॉलेज ऑफ वर्क एनर्जी एज वेल एज डिड यू हैव द नॉलेज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो टीचर क्या किया, एक न्यूमेरिकल में आपसे दो चीज़ें की जानकारी लेना चाह रहा है। वो दरअसल वो आपकी इंटेलिजेंसी चेक नहीं करना चाह रहा है, वो दरअसल ये चेक करना चाहता है क्या आपने वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से पढ़ा, क्या आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में अच्छे से पढ़ा, और अगर पढ़ा तो क्या आप उनको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो जहाँ भी आपको यू वी एस सब दिख जाए, एक्सलरेशन दिख जाए, इसका मतलब हमको इक्वेशन ऑफ मोशन का ही इस्तेमाल करना है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था दोस्तों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला। दूसरा क्या था, s बराबर सर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था सर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर होता है 2as। सर ये यूज़ नहीं कर सकते, ये यूज़ नहीं कर सकते, कौन सा यूज़ करना होगा, एक्सलरेशन फाइंड आउट करने के लिए थर्ड ही ना यूज़ करोगे। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला गया कि आपको थर्ड ही यूज़ करना है। अरे भाई क्वेश्चन में कहीं भी टी के बारे में नॉलेज है, कहीं भी टाइम के बारे में नॉलेज है, तो इस इक्वेशन में भी टी आ रहा है और इसमें भी टी आ रहा है, इसलिए दोनों को यूज़ नहीं करेंगे, इसको कैंसिल्ड आउट कर देंगे। और अब हम इसका इस्तेमाल करके क्या निकाल लेंगे, एक्सलरेशन। आइए ठीक है, तो देखना ध्यान से। सर हम क्या जानते हैं, है ना, सिंस भी बराबर क्या होता है दोस्तों, अरे सिंस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, 2as। अब जो दिया हुआ पुट करो, v क्या है 0, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। u कितना है देखो क्वेश्चन में 30, तो 30 का स्क्वायर करो। 2 एक्सलरेशन निकालना है सर, और डिस्प्लेसमेंट माने डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ 50 लिखो। अब आप देखेंगे कि सर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 और 2 0 है ना, तो 30 का स्क्वायर 900। यहाँ आया 2 इंटू ए इंटू 50। अब आप बोलेंगे कि सर 50 इंटू 2 करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये आ जाएगा 100 इंटू ए, और 2 0 से 2 0 काट दिए तो एक्सलरेशन क्या आया माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट एक्सलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और चूंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि ये डी एक्सलरेट कर रहा है, मतलब कि समय के अनुसार धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। अरे स्पीड घटेगा, वेलोसिटी घटेगा, तो एक्सलरेशन क्या आएगा, निगेटिव ही तो आएगा। अब एक्सलरेशन निकल गया तो बोलो, आपसे बोला गया फोर्स निकालिए, क्या निकालिए, फोर्स। तो देखो सर कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन लड़के डर जाते हैं न्यूमेरिकल देख के। क्यों डरोगे, कोई पढ़ाने वाला आज तक इस तरह से मिला ही नहीं, तो डर तो रहेगा ही। अब देखो सर मास हमको मालूम था 1000, एक्सलरेशन अभी से हम यहाँ निकाले माइनस का 9 और गुना करोगे तो माइनस का 9000। अब फोर्स का ऐसा यूनिट कितना होता है, न्यूटन। तो देखो फोर्स निकल गया दोस्तों। ऑल्सो अब आप जानते हैं कि सर हमको वर्क निकालना है, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपके पास फोर्स मालूम है, पुट कर दो 9000, और डिस्प्लेसमेंट कितना मालूम था 50 ना, तो 9 5 जा 45 निगेटिव में, और उस पर 4 शून्य चिपका दो। वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, तो देयरफॉर वर्क डन भी निकल कर आ गया। अब चूंकि ये इतना बड़ा है, तो कोई लड़का अगर वर्क डन बराबर ये लिखता है माइनस का 450 किलो जूल, तो वो भी सही और ये भी सही, बात समझे। तो इस तरह से पहला पार्ट का आंसर यहाँ, दूसरा पार्ट का आंसर यहाँ। बोलिए सर कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत हुआ, नहीं ना दोस्तों। वर्क डन निगेटिव आया, वर्क डन निगेटिव आया तो आपको यही बताना चाह रहा है कि अगर हमने फोर्स राइट साइड लगाया है तो डिस्प्लेसमेंट जस्ट फोर्स के अपोजिट आया है, इस वजह से वर्क डन निगेटिव हुआ। मतलब थीटा का वैल्यू कितना रहा होगा, 180 डिग्री रहा होगा, बात समझे दोस्तों, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है माइनस का 1। उम्मीद करता हूँ कितना कुछ समझ में आ गया होगा। थक जाते हैं दोस्तों, है ना। अभी लगातार आपका 1 घंटा होने को है ना, इसलिए वीडियोस पे अपना प्यार जरूर दीजिएगा, है ना। खूब सारा लाइक करो, सारे दोस्तों में शेयर करो दोस्तों, ठीक है ना। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितने लड़के हमसे जुड़ते चले जाएंगे, मैं उतना ही भयानक रूप लेता चला जाऊँगा स्टडी के मामले में, समझ रहे हैं दोस्तों, है ना। उतना ही भयानक तरीके से आपको पढ़ाऊँगा जैसा कि आप तो कभी जीवन में आपने किसी से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, अभी मैं तो बस 9th की बात कर रहा हूँ, अभी ओलंपियाड है, बहुत कुछ है दोस्तों, ठीक है ना। अथाह समंदर है हम, है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। धीरे धीरे आप लोग जानना शुरू कर रहे हैं भी हमको, तो थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन दीजिए,
ताकि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे आता रहूं। बच्चे का कमेंट देखते तो हमको समझ में आता है कि बच्चे को है ना थोड़ा सा डिमांड है, मुझे आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, आज पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, है ना। जब भी क्वेश्चन अगर 2 लाइन से ज़्यादा अगर बड़ा आता है ना, तो बच्चे क्या होते हैं जनरली, चाहे वो लड़का हो या लड़की, क्वेश्चन देख के डर जाता है। आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो डर क्या चीज़ होती है, सबसे पहले आप वो चीज़ भूल जाएं। क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो वो मायने नहीं रखता है, मैं आपको एक ही चीज़ पे फोकस करवा रहा हूँ। मैं जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ ना, आप वैसे मेरे मेथड को फॉलो करें। लैंग्वेज समझ में आए या ना आए, कमज़ोर बच्चा के लिए मैं कह रहा हूँ। तेज बच्चे तो पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं वो मेरे तरह से सीखें। क्वेश्चन में क्या रहा है, अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एक लड़का 10 मीटर की दूरी से एक टॉय कार को खींच रहा है। तो देखो फिगर के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। मान लो कि ये यहाँ पे, ठीक है ना, एक टॉय कार है, ठीक है दोस्तों, इस तरह का एक टॉय कार है, ठीक है ना। कितने मीटर की दूरी से खींच रहा है, 10 मीटर की दूरी से खींच रहा है इसको, बहुत अच्छी बात है। आगे पढ़ो, ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल फ्लोर, तो हॉरिजेंटल फ्लोर पे 10 मीटर की दूरी पे एक लड़का खींच रहा है। द स्ट्रिंग हेल्ड इन चाइल्ड हैंड्स, अब इस लड़का जो है ना इस कार को लेकिन खींच रहा है तो एक धागे से खींच रहा है ना, तो इस धागे को ही क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। समझना, एकदम प्यार से समझा रहा हूँ। द स्ट्रिंग हेल्ड इन चाइल्ड हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, तो ये एंगल जो है कितना डिग्री का बन रहा है दोस्तों, 60 डिग्री का हॉरिजेंटल सरफेस से। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। इफ़ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड बी 5 न्यूटन, तो ये लड़का जो है ना अपने हाथ से जो खींच रहा है वो कितना न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। वेरी गुड, अपने तरफ खींच रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द चाइल्ड इन पुलिंग द टॉय, तो हम बोलेंगे कि भाई इस लड़के के द्वारा वर्क डन क्या हुआ वो निकालना है। सारा जो पढ़े हमने उसको मैंने फिगर में सजा दिया। अब आराम से, है ना, मेरे साथ साथ आप लोग गिवन लिखेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल आए सबसे पहले गिवन, फोर्स कितना दिया हुआ था 5 न्यूटन, थीटा कितना दिया हुआ है दोस्तों 60 डिग्री, एस कितना हुआ है 10 मीटर, और आपसे वर्क डन पूछा हुआ है कि नहीं। अब आप बताइए ये वर्क डन लड़का जो कर रहा है एट एन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कर रहा है कि नहीं। कौन सा फॉर्मूला, वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा। जहाँ भी एंगल की बात आएगी वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा, काम खत्म। सर हम जानते हैं क्या, वर्क डन बराबर होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। वैल्यू पुट करो, एफ के जगह पे 5, एस के जगह पे कितना 10, और कॉस थीटा के जगह पे 60 डिग्री, और कॉस 60 अभी मैंने आपको रटवाया था कि सर ये हो जाएगा 5 इंटू 10, और कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2। काट दो भाई, 2 पचे 10, तो देयर फॉर यहाँ से वर्क डन आ जाएगा 5 5 जा 25, और जूल, क्योंकि वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है। देखो क्वेश्चन कितना छोटा था, कितना सॉल्यूशन छोटा था, और क्वेश्चन कितना लंबा था, है ना। तो ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन को एग्जामिनर क्वेश्चन दे के आपको लैंग्वेज में बोलेगा, बड़ा लंबा लंबा चौड़ा बात बोलेगा, बस डराने के लिए। क्वेश्चन में कोई दम था, आप बोलेंगे नहीं सर। तो कभी भी एंगल का चर्चा होगा, कभी भी एंगल का चर्चा होगा, तो वहाँ पे एक ही फॉर्मूला आएगा, और वो आएगा वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। एक एक करके मैं लेवल उठाते चल रहा हूँ, देख रहे हैं न्यूमेरिकल का, एक भी न्यूमेरिकल नहीं बचेगा। टेंशन मत लो प्लीज़, पढ़ते रहो पेशेंस रखकर। एक ही दिन तो पढ़ना है, उसके बाद 2 दिन के बाद मस्ती करना है होली के लिए, ठीक। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। अब आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालना है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ। सर हमने निकालना है काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन टैग दिए ऑफ द बॉडी जिसका मास कितना मालूम है 2 kg, तो आपने यहाँ लिखना है मास कितना मालूम है 2 kg विथ अ वेलोसिटी ऑफ, इसका मतलब v मालूम है दोस्तों कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और आपने पर रखा है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है दोस्तों, ½ mv²।
हाफ एम वी स्क्वायर, पुट करो 1/2, मास कितना है 2 kg, वेलोसिटी कितना है 0.1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसलिए 2 बार लिख दो, v कितना है 2 बार, v का स्क्वायर इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 1 × 1 करेंगे, यहाँ भी 1 है तो 1 ही आएगा दोस्तों, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक, तो पॉइंट के बाद टोटल कितना अंक होना चाहिए 2 अंक, इस वजह से हमने एक 0 बैठाया और यहाँ लिख दिया काइनेटिक एनर्जी का यूनिट लिखना है तो जूल। बताओ कितना सेकंड का क्वेश्चन था, है ना, समझ रहे हो दोस्तों। सो प्लीज टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पहले अपने मन से प्यार से पढ़ो कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 2 बॉडीज़ हैं जिनका मास क्या है दोस्तों इक्वल दिया हुआ है, 2 बॉडीज़ हैविंग इक्वल मासेस, ठीक है ना, 2 बॉडीज़ जिनका मास क्या है दोस्तों सेम है, मूविंग विथ 2 डिफरेंट वेलोसिटी, एक मूव कर रहा है v के द्वारा और एक मूव कर रहा है 3v के द्वारा। तो आपसे पूछा गया कि इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियोज बताए। तो देखो ध्यान से समझना, मान लो कि एक बॉडी मेरा मास ये m है, दूसरा बॉडी जिसका मास यहाँ पे फिर से m है, दोनों बॉडी का मास सेम है, एक मूव कर रहा है v वेलोसिटी से और एक मूव कर रहा है 3v वेलोसिटी से। तो हमने मान लेना है लेट दी, है ना, मास ऑफ, लेट दी, है ना, मास ऑफ each body be m and their velocity क्या दे रखा है दोस्तों v and 3v रिस्पेक्टिवली, ये दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या निकालना है रेशियो, अरे रेशियो मतलब क्या चीज, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी। अगर पहला बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो 1/2 mv² लिखोगे, अगर दूसरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो 1/2 और वेलोसिटी की जगह क्या लिखना है 3v और इसका क्या चीज़ होल स्क्वायर, यही तो करना है, लिखो आराम से, कुछ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन यह क्वेश्चन यकीन मानो, है ना, कम से कम, है ना, 20 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, हर स्कूल में ये क्वेश्चन दागता है, बस यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर देगा अलग अलग कर देगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा कि दोनों काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाले। तो पहले बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लिखा 1/2 mv², दूसरे का भी लिखेंगे लेकिन यहाँ v की जगह क्या रखेंगे 3v रखेंगे। आप बोलेंगे सर 1/2m से 1/2m कट गया, अब आगे सॉल्व करो, ऊपर में तो v², नीचे में 3 का स्क्वायर करोगे तो 9v², v² से v² कट गया, तो देयरफॉर जो रेशियो आया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का सेकेंड बॉडी के साथ वो 1:2 क्या आया 9, ऊपर में 1 बचा और नीचे में क्या बचा 9 बचा, और यही आपका आंसर था। तो दोनों बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आया 1:9। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास आपको धमाकेदार क्लास काफ़ी ढंग से समझ में आया होगा और ढंग से सही मानो तो पढ़ाया भी। अब आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस पे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने ग्रुप में, अपने सर्किल में, अपने सारे स्कूल के दोस्तों के साथ में मुझको पहुंचाइए, जगह जगह पहुंचाइए, ताकि जो भी गरीब बच्चे हैं, ठीक है ना, जो मुझे अफोर्ड नहीं कर पाते, उन तक मेरी आवाज़ पहुंच सके, उन तक मेरी नॉलेज पहुंच सके और वो घर बैठे सीख सकते हैं हमसे, अगर सीखने का उनमें जज्बा हो तो, है ना। तो आप वीडियोस को शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर करो, इंस्टा पे शेयर करो, यार फेसबुक पे शेयर करो, है ना, मेरे वीडियोस को शेयर करो, ठीक है ना, ताकि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को पढ़ा सकूं और मैक्सिमम लोगों से मैं जुड़ सकूं, ताकि मेरी रुचि बरकरार रहे, तब मैं यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद अभी आपका वर्क एनर्जी थ्योरम ख़त्म नहीं हुआ है, पार्ट 1 के बाद मैं सुबह में पार्ट 2 लाऊंगा, दोपहर तक मैं पार्ट 2 ला दूंगा और शाम तक में मैं फिजिक्स का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मैं कवर करूंगा, ग्रेविटेशन। तो आप लोग डरेंगे नहीं, बस वीडियो पे डटे रहिए और अपना प्यार देना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।